तो देखिए अपन पढ़ रहे थे एंजाइम के बारे में, ठीक है। और एंजाइम की जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, एक्टिव साइट पाई जाती हैं। और ये एक्टिव साइट वो साइट होती है जिन पे आकर के हमारा जो सबस्ट्रेट होता है या फिर हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो आकर के क्या हो जाता है, बाइंड कर लेता है, ठीक है। ये जो एक्टिव साइट होती है ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, नोट नहीं करना है अभी। ये दो चीजों के लिए स्पेसिफिक होती है, इनमें से जो पहली वाली है दैट इज सबस्ट्रेट, और जो दूसरा है वो होता है रिएक्शन। तो ये जो एक्टिव साइट होती है या फिर अपन बोल सकते हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। किसके लिए, एक तो सबस्ट्रेट के लिए और एक रिएक्शन के लिए। और एंजाइम्स के पास में क्या पाई जाती है, कैटालाइटिक पावर पाई जाती है। कैटालाइटिक पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी सबस्ट्रेट को ये जो एंजाइम होते हैं वो किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, प्रोडक्ट में। इस कैपेसिटी को या फिर इस पावर को ही क्या बोल दिया जाता है, कैटालाइटिक पावर बोल दिया जाता है। अभी जो कैटलिस्ट होते हैं अपने पास में वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बायो कैटलिस्ट और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दो कैटलिस्ट होते हैं, एक तो बायो कैटलिस्ट और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट जो जैसे कि इसका जो नाम है वो इंडिकेट करता है इसमें कौन से मॉलिक्यूल आ जाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और इसमें जो आ जाते हैं वो कौन से वाले होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। तो बायो कैटलिस्ट में कौन से आ जाएंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में होते हैं उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, नॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आते हैं। ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं इसमें आ जाते हैं मेनली कौन से वाले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे जो एंजाइम होते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। इसमें कौन से आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे मिलकर बने हो सकते हैं, या तो ये किसी मेटल से मिलकर बने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये मिलकर बने हो सकते हैं किससे, किसी भी एसिड से या फिर किसी बेस से। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ओनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि अपन जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। सर हम क्लास में बैठ गए क्यों, तो मैथ वाली मैथ की क्लास चल रही है ना तुम्हारी, क्या होता है ना, हम वॉशरूम गए थे तो तो यहाँ पे जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उसमें कौन से होते हैं इन्वॉल्व, मेनली एंजाइम्स होते हैं। और इस अनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में मेनली कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे कि आपने नाम सुना है उसका प्लेटिनम का ना, और एसिड भी हो सकता है या फिर कोई भी बेस हो सकते हैं, ठीक है। ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं दीज आर थर्मोसेंसिटिव। ये कैसे होते हैं, थर्मोसेंसिटिव होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसके लिए कैसे कैसे होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। दीज वर्क ओनली टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपन टेम्परेचर को 40 डिग्री से इंक्रीज कर देंगे तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की,
दे फंक्शनल, ये हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करेंगे और हाई प्रेशर पे भी वर्क करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं किस किस में, एक तो बायोकैटालिस्ट में एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में। अगर अपन बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वैसे तो अपन ने क्या बोला है कि जो बायोकैटालिस्ट होते हैं मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से वाले टेम्परेचर पे काम करते हैं, बिलो दी 40। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हॉट वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें आ जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मो का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, फिलिक का मतलब क्या होता है लविंग। तो ये होते हैं जो टेम्परेचर लविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और हाई टेम्परेचर जो पाया जाता है आपने नाम सुना होगा हॉट वेंट्स, या फिर सल्फर स्प्रिंग। ये कुछ झरने टाइप में होते हैं, जलधाराएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब ये जो थर्मोफिलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके जो एंजाइम है, अब एक बात बताइए, अगर कोई भी जो एनिमल है अगर वो हॉट वाटर में रह रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम है वो भी हाई टेम्परेचर के लिए क्या हो सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं ना उसको, हाई टेम्परेचर की जो सेंसिटिविटी पावर है उसको। इसका मतलब यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इनकी जो बायोकैटालिटिक पावर होती है मेंटेन एट हाई टेम्परेचर। तो देखो होता क्या है कि जो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मली कितनी टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, बिलो 40। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, हॉट वाटर में पाए जाते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हॉट टेम्परेचर पे भी या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल याद रख लेना आप लोग, टैक पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है ये, टैक पॉलीमरेज है, जो कि सर्वाइव कर सकता है अप टू 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। ये जो टैक पॉलीमरेज होता है ये क्लास 12th में अपन पढ़ेंगे बायोटेक में। एक ऑर्गेनिज्म होता है थर्मस एक्वेटिकस, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, ये फंक्शनल रहता है। बायोटेक का नाम सुना है, कुछ भी जीन वगैरह में अपन चेंजेस करते हैं वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ही बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है किसके लिए, कंपैरिजन होता है बायोकैटालिस्ट का और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का। अब बात करेंगे एंजाइम एक्टिविटी की कि एंजाइम फंक्शन कैसे करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी H2O एंड CO2, क्या बना लेता है ये H2CO3। अगर हम पर बात करते हैं विदाउट एंजाइम, अगर विदाउट एंजाइम होता तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बन पाते हैं, ओनली 200 मॉलिक्यूल पर। लेकिन अगर मैं यहीं पे एंजाइम यूज कर लेता हूं H2O प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको, Ca। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे पर सेकेंड। इसका मतलब जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर एंजाइम की, एंजाइम ने इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया है, इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है। और कितना इंक्रीज हो चुका है ये, 1 मिलियन टाइम्स। इसकी जो रेट है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, कितनी, 1 मिलियन टाइम इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एक टर्म आती है टर्नओवर नंबर। देखो ये दोनों क्या थे, सबस्ट्रेट थे, ये क्या है एंजाइम है, और इसने क्या बना दिया है, किसमें कन्वर्ट कर दिया है, प्रोडक्ट में। तो अगर पर यूनिट टाइम में या फिर जो भी गिवन टाइम होता है उसमें कोई भी सबस्ट्रेट
किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, टर्नओवर नंबर बोल दिया जाता है। या फिर इसको अपन ऐसे नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में, उसी के नंबर को क्या बोल दिया जाता है, टर्नओवर नंबर। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट converted into product per unit time, that is called turnover number। ये होती है एंजाइम की एक्टिविटी। यहाँ पे कौन सा वाला एंजाइम था, ऊपर वाले रिएक्शन में कोई ऐसा भी एंजाइम नहीं था, नो एंजाइम। और यहाँ पे कौन सा वाला था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले तो ये है एंजाइम्स आर secreted in trace amount। ट्रेस का मतलब क्या होता है, लिटिल लिटिल या फिर स्मॉल अमाउंट। अगर हमें कोई भी रिएक्शन करवानी है उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एंजाइम की। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी रिएक्शन के लिए हमें भर भर के क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एक थोड़ा सा अमाउंट भी मिलेगा एंजाइम को, उससे भी क्या हो जाएगा, काम चल जाता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं या फिर सीक्रेट किए जाते हैं। दूसरा काम क्या है, एंजाइम्स नेवर स्टार्ट। ये बातें कौन कर रहा है भाई, ए बायोकेमिकल रिएक्शन कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कभी भी किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या नहीं करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या किया था, इस एंजाइम का काम क्या था, ये बिना एंजाइम के भी तो रिएक्शन हो ही रही थी ना। तो यहाँ पे लेकिन एंजाइम आया तो उसने क्या किया था, इसकी रेट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। क्या इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें एंजाइम की नीड होती है, नहीं, वो विदाउट एंजाइम भी कंप्लीट हो रहा था। लेकिन इस एंजाइम ने क्या कर दिया कि पहले जो कितने मॉलिक्यूल बना रहा था, 200 बना रहा था, लेकिन अब वो कितने बनाने लग गया है, 600। उसने क्या किया है, इसको स्टार्ट करवाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाया है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाया किसने, एंजाइम्स ने। तो एंजाइम जो होते हैं वो कभी भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। जैसे कि आपने कभी नाम सुना होगा प्रोटीन का, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। तो ये जो प्रोटीन होती है उसको पेप्सिन एंजाइम किसमें कन्वर्ट करवा देता है, अमाइनो एसिड में। क्योंकि आपको पता होगा प्रोटीन इज हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो ये अगर टूटेगा तो क्या बना लेगा, अमीनो एसिड बना लेता है। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड, कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड। इसको एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लिएज, वो कन्वर्ट करवा देता है किसमें, डीएनए में। ये जो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी वाली है, ब्रेकडाउन वाली है। प्रोटीन को अगर अपन ने ब्रेकडाउन करवाया तो किसमें क्या बन जाते हैं हमारे पास में, अमीनो एसिड। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोटाइड से मैंने क्या बनाया है, डीएनए बनाया है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रेकडाउन रिएक्शन, और सेकंड जो रिएक्शन है वो वाली कौन सी है, सिंथेसिस वाली है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक बात बताइए, क्या ये जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो इस सेकंड वाली रिएक्शन के लिए काम कर सकता है क्या,
नहीं करेगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए वो क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है एंजाइम्स की, एंजाइम्स आर रिएक्शन स्पेसिफिक। जैसे कि ये वाले रिएक्शन के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, पेप्सिन ही चाहिए। इसके अलावा आप कोई सा भी एंजाइम यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि ये जो पिछले वाली जो रिएक्शन थी, यहाँ पे ये वाला का जो काम है वो कौन करवा सकता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही करवा सकता है। इसके अलावा आप कितने भी एंजाइम यहाँ पे यूज करो, ये वाला काम नहीं पे नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिएक्शन की एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कभी आपने नाम सुना है एक्टिवेशन एनर्जी का, नहीं सुना हो, ठीक है, अभी सुन लिया ना, मैंने सुनाया एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो होता क्या है, इस वाले पर इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर क्या हो रही है, हमारी रिएक्शन हो रही है। तो इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी को अगर अब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो किससे लिखा जाता है, पीई से लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कोई भी एक सबस्ट्रेट है। तो देखो ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब इस सबस्ट्रेट को अपन को अगर यहाँ पे कंप्लीट करवाना, मतलब सबस्ट्रेट से अपन को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो कम से कम इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये वाली जो स्टेज होती है ना, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेज। तो कोई भी सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो उसको कौन सी वाली स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेज से। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एंजाइम का यूज नहीं किया है, तब हमें किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये तो कब है, जब अपन ने कोई भी एंजाइम यूज नहीं किया है। इन यहाँ पे तो कौन सी है कंडीशन, नो एंजाइम। अब मैं दूसरी कंडीशन कौन सी वाली ले लेते हैं, जब अपने पास में क्या है, एंजाइम है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब देखो जब हमें एंजाइम अपन ने यूज किया है तब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हुई या ज्यादा हुई, कम हुई। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो कोई भी रिएक्शन होती है जब अपन एंजाइम का यूज करते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, मतलब फास्ट हो जाएगी, या फिर स्लो होगी, फास्ट हो जाएगी। और इसी से अपन दूसरा भी निकाल सकते हैं कि जब अपन एंजाइम यूज करते हैं तो किसी भी सबस्ट्रेट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम चाहिए होती है कि ज्यादा चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। आप खुद भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये फिफ्थ नंबर का क्या हो गया है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 की अगर अपन बात करते हैं, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर अपन बोल सकते हैं स्पीड अप। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, जल्दी करवा दिया ना, इसको क्या हो गया है, यहाँ पे ये स्पीड अप हो जाती है। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है किसकी, एंजाइम्स की। करिए नोट।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। बताइए क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be given to substrate so that they can react and convert into प्रोडक्ट। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें किसको देना होता है? सबस्ट्रेट को या फिर रिएक्टेंट को, जिससे कि क्या है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो सकता है? प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले कोई भी एक एंजाइम होता है, उसके साथ में बाइंड होता है कोई भी सबस्ट्रेट, ठीक है। फिर बनता है अपने पास में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट न्यू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोला जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली एंजाइम सेपरेट हो जाता है किससे? प्रोडक्ट से। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी सबस्ट्रेट से कौन बाइंड होगा? एंजाइम, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी एंजाइम से क्या बाइंड होगा? सबस्ट्रेट। क्या बना लेंगे दोनों मिलकर के? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बना लेता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। यहां से यहां तक की जो स्टेट होती है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। पिछले वाले जो डायग्राम है यहाँ पे क्या है, ये सबस्ट्रेट होता है, अपन ने यहाँ पे इसको किसके साथ में बाइंड करवा दिया है? एंजाइम के साथ में। तो देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट अब इसके लिए कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आफ्टर दैट एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पे आने के बाद में प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है और एंजाइम भी क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। अब ये जो एंजाइम सेपरेट हुआ है उसका क्या काम है? फिर वो कोई नई रिएक्शन में फिर वापस से क्या कर सकता है? अगेन पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये स्टेबल होनी चाहिए कि अनस्टेबल होनी चाहिए? अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट होती है विच इज अनस्टेबल और हाई एनर्जी। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा है? Yes. तेरे से बड़ा ही है। जैसे कि ये क्या नाम है भाई तेरा? तरुण। जब ये छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, है ना। अब होता क्या है कि जैसे कि हाँ अभी भी कोई उम्र बड़ी नहीं है इसकी। हाँ तुम बोल लो पहले, मैं तो बाद में समझा दूंगा। हो गया तेरा? तो चुप रहो। तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत क्या करते हैं? शरारत करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या होती है? हाई एनर्जी रहती है। लेकिन आपने जैसा ही है, जैसे सुना होगा उनमें 2 थप्पड़ पड़ जाते हैं, चुपचाप कोने में बैठ जाते हैं, उछल कूद करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब किसी की बॉडी के अंदर या फिर किसी भी रिएक्टेंट के अंदर या किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर हाई एनर्जी होती है तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है? अनस्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। वो उछल कूद करेगा ही करेगा, लेकिन आप उसको क्या है, उसकी जो एनर्जी लेवल है उसको क्या कर दो? बिल्कुल स्लो डाउन कर दो या फिर लो पे कर दो, तो वो कैसा हो जाएगा? अब स्टेबल हो जाता है। ये रिएक्शन आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो।
काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई भी जो पार्टिकल होता है अगर वो अपनी हाई एनर्जी फॉर्म में पाया जाता है तो वो क्या करता है, मूवमेंट काफी ज्यादा होती है, उसकी कोलिजन ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर उसकी ही अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, बिल्कुल बिलो कर दिया है, तो किस फॉर्म में आ जाता है, स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। यही एंजाइम के साथ में भी होता है कि पहले कोई भी एंजाइम है वो किसके साथ में बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिखाई दे रही है, कुछ नोटिस किया आपने कि जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। एंजाइम से सबस्ट्रेट जब बाइंड हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये वापस से अलग भी हो सकता है, लेकिन एक बार अगर ये बन गया और ये आगे चल दिया तो वापस से इसके पीछे नहीं आ सकता है, क्योंकि अब क्या ही बनेगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स वाला जो स्टेज होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, कि ये जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। लेकिन अगर एक बार वो कौन सा वाला पाथ क्लियर कर लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला, वापस से बैकवर्ड होने का कोई भी नाम नहीं ले सकती। ठीक है, आपने दो नाम सुने हैं, एक होता है रेट और एक होती है वेलोसिटी, नाम तो सुने ही होंगे। अब इसमें देखो होगा क्या, सबसे पहले कोई भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट में क्या हो जाता है, पुराने जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और कौन सी स्टेज आ जाती है, ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नया बनेगा, क्यों जयकरण, है ना। जब तक आपके पास में पुराना बॉन्ड बना हुआ है आप नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो पुराने वाले जो बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे कौन से वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन, केमिकल बॉन्ड की, अगर वो बॉन्ड टूटेंगे तभी तो अपन क्या बना सकते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन बना सकते हैं। और जब एक बार न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ उसका क्या भी बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट भी निकल जाता है। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकन से और न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के ये जो स्टेज होती है, इसी को ही क्या बोला है अपन ने, अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बोला है। ठीक है, अब मैंने आपसे दो बात पूछी थी, एक होती है रेट और एक होती है वेलोसिटी। रेट क्या होती है, देखिए इधर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि अपन बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एक पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन पर यूनिट टाइम, या फिर अपन बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम। अब बताइए यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किसी ना किसी सबस्ट्रेट से ही तो होगा। आर से तो आर हो जाएगा। इधर देखो, अरे इधर तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सबस्ट्रेट है वही तो कन्वर्ट किस में हुआ है, प्रोडक्ट में ना। तो इसका मतलब सबस्ट्रेट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो जो चीज कम होती है उसके लिए कौन सा अपन साइन यूज करेंगे, माइनस, और जो ज्यादा होती है उसके लिए क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। तो देखो रेट और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर रेट को अपन किसी भी एक डायरेक्शन से स्पेसिफाई कर देते हैं दैट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी क्या होती है, फिर डायरेक्शन ऑफ रेट इज स्पेसिफाइड, देन उसको अपन क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। करो इसको नोट, यहीं से है ना। तो अपन पढ़ रहे थे एंजाइम के बारे में, ठीक है। रेट एंड वेलोसिटी हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी भी अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अब देखिए अपने पास में दो चीजें होती है, एक तो होता है सबस्ट्रेट एंड एक होता है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का ही दूसरा नाम होता है रिएक्टेंट। तो अपन यहाँ पे दो ग्राफ उनके बारे में स्टडी करते हैं। इधर अपन क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इस साइड में क्या लिखा जाता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इधर अगेन पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जो फर्स्ट जो डायग्राम है या जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है सबस्ट्रेट का लेवल और ये है किसका, प्रोडक्ट का लेवल। नोट नहीं करना है अभी, टाइम दूंगा नोट करने के लिए। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, ये है सबस्ट्रेट का लेवल और ये है प्रोडक्ट का लेवल। इसका मतलब अब फर्स्ट वाले में आप मेरे को देख के बताइए किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा है और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कम है। नीचे वाले डायग्राम को देख के बताइए, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज्यादा है। ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है, ये जो सबस्ट्रेट था ना, और प्रोडक्ट में कौन चेंज होता है, सबस्ट्रेट ही तो चेंज होता है। इसका मतलब जितनी इसके पास में एनर्जी थी इससे ज्यादा प्रोडक्ट के पास में है। जितनी सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी थी उससे ज्यादा किसके पास में है, प्रोडक्ट के पास में। तो अब अपन ने इसको एनर्जी दी होगी या फिर इससे एनर्जी ली होगी, इसको अपन ने एनर्जी दी होगी। इसका मतलब ये जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर इसी को बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। नीचे वाले को अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट के पास में एनर्जी कम है। सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट के पास में एनर्जी कम है। तो इसने क्या किया होगा, एनर्जी को रिलीज किया होगा। किसको रिलीज किया होगा, एनर्जी को। इसलिए इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। जो चली जाती है एनर्जी उसको क्या बोल दिया जाता है, एक्सोथर्मिक। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके पास में इसका जो क्वेश्चन बनेगा या तो ऐसे ग्राफ देकर के बनेगा या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अगर सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से कम है तो बताइए वो रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से क्या है, कम है, तो वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं कि अगर जो एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट का ज्यादा है और सबस्ट्रेट का कम है, इधर तो देख लो कि बिल्कुल बाहर तक ही छोड़ के आओगे उसको। ये समझ में आ गया क्या बात? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, अगर पढ़ लोगे ढंग से तो आ जाएंगे, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, नीट का मेला अच्छा लगता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। इसके बाद में बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल रिएक्शन। ये आर एक्शन जो मैं लिखता हूं शॉर्ट में, इसका मतलब भी क्या होता है, रिएक्शन होता है। एक फिजिकल रिएक्शन होती है और एक केमिकल रिएक्शन होती है। ये जो फिजिकल रिएक्शन है इसमें अपन पढ़ेंगे विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग। इस रिएक्शन में मतलब फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, ना तो बॉन्ड टूटते हैं ना ही बॉन्ड बनते हैं। इसमें केवल क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज। ना तो इसमें बॉन्ड नए बनेंगे ना ही इसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे। अगर इसे पुराना बॉन्ड टूट ही नहीं रहा तो नया बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होती है, ओनली स्टेट जो होती है ना वो चेंज होती रहती है। जैसे आपने अलग अलग स्टेट सुने होंगे ना, सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं आइस, किसकी, आइस की। अगर मैं आइस को हीट देता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। अगर मैं वाटर को और हीट देता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। सारे के सारे जो फॉर्म है तो H2O ही ना, अरे है तो सारे के सारे क्या H2O है ना। क्या मैंने कोई नया बॉन्ड ब्रेक किया है, क्या कोई नया बॉन्ड बनाया है, लेकिन क्या हुआ है, सबके इन मैटर की क्या हो गई है, स्टेट चेंज हो गई है। स्टेट देखो आइस की क्या स्टेट होती है, सॉलिड, दैट इज लिक्विड एंड गैस। तो ये तो क्या हो गया है, फिजिकल रिएक्शन हो गई है। अब अगर अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें क्या है, बॉन्ड ब्रेक भी हो सकते हैं एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाता है। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बनेंगे ना। और ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन और एक होती है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। एक तो कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होंगी। अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, ये वाली रिएक्शन BaOH का OH का H एंड H2SO4। इससे क्या बन जाएगा, BaSO4 और H2। ये जो रिएक्शन हुई है ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। कहीं दिख रहा है कि आपको हाइड्रोकार्बन, कहीं पे भी नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, इसमें नए जो पुराना बॉन्ड था यहाँ पे इसका OH का वो टूट गया है और नया बॉन्ड बन गया है। तो ये क्या है, देखो बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और नए बॉन्ड बनते भी है। अब बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की।
कभी आपने उसका नाम सुना है स्टार्च का? सुना ही होगा ना। जो स्टार्च होता है अगर मैं उसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज आगे एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, तो ये बना देता है 2 पायरुविक एसिड। क्या बना देता है? 2 पायरुविक एसिड। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ना, वो अपन ने यहाँ पे तो क्या लिख दिया, एक स्टेप में लिख दिया है। जब अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में तो अपन मैं बताऊंगा आपको कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 10 स्टेप। और हर एक के लिए क्या होते हैं? 10 डिफरेंट एंजाइम होते हैं। हर एक स्टेप के लिए क्या होता है? अलग अलग एंजाइम होते हैं। और फिर ये जो ग्लूकोज है उसने क्या बना दिया है? पायरुविक एसिड बना दिया है। क्या बना दिया है? पायरुविक एसिड। ये तो कौन सा वाला रिएक्शन हो गया है कि ग्लाइकोलाइसिस वाला। अगर अपन बात करते हैं कि अगर ये ग्लूकोज फर्मेंटेशन करेगा, जो कि किस में होता है? यीस्ट में, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? एथेनॉल का। किसका कर लेगा? एथेनॉल का। अगर ये ग्लूकोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो कि कहां पे होता है? अपनी स्केलेटल मसल में होता है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? लैक्टिक एसिड का, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है? फटीग हो जाती है, थक जाती हैं, और हमें क्या होने लग जाता है? थकान महसूस होने लग जाती है। तो ये होती है केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस। क्या होती है? केमिकल एवं फिजिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम की। देखिए सबसे पहले क्या होता है? कोई ना कोई एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है वो किसके साथ में रिएक्ट कर लेता है? सबस्ट्रेट के साथ में। और क्या बना लेता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बना लेता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और देन ये बना लेता है एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। ये होती है पूरी की पूरी एंजाइम की मैकेनिज्म के कैसे कैसे वो काम करे। सबस्ट्रेट क्या होता है वो समझ में आता है। इस एंजाइम के साथ में कोई भी रिएक्टेंट, मतलब कि इस एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्टर क्या कर देगा? रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को क्या बोल दिया जाता है? रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट बोल दिया जाता है। और ये जो सबस्ट्रेट जिस साइट पर बाइंड होता है एंजाइम में, उस साइट को बोला जाता है एक्टिव साइट। क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट। तो इसके देखो कितने स्टेप होते हैं? ये 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? देखिए इधर, सबसे पहले क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिट इनटू इट। सबसे पहले क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो किसके साथ में बाइंड करेगा? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में बाइंड करेगा और उसमें क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। हर कोई भी जो एक्टिव साइट होती है ना, या फिर जो एंजाइम होते हैं, वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। हर किसी सबस्ट्रेट के साथ में हर कोई एंजाइम की एक्टिव साइट बाइंड नहीं कर सकती, या फिर अपन ऐसा बोले कि हर किसी एंजाइम के साथ में हर कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? आफ्टर बाइंडिंग substrate
आफ्टर बाइंडिंग सबस्ट्रेट enzyme induced to alter its shape so that substrate can bind tightly around it। तो पहली बार में तो क्या हुआ था कि जो एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है वो पास पास में आ गए थे और उसमें फिट हो गया था। दूसरी बात में क्या हो जाता है कि मान के चलिए ये क्या है, सबस्ट्रेट अपने पास में क्या है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ भी इसकी शेप में क्या होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्टिव साइट है उसके साथ में ये जो सबस्ट्रेट है वो कैसे हो पाए, टाइटली बाउंड हो पाए। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, this binding allows enzyme to break and form new bonds and a enzyme product complex। इज फॉर्म्ड। अब तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, अब वो टाइटली तो बाइंड हो चुका है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट के साथ से अलग हो जाता है और अपने पास में एक नया प्रोडक्ट बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। नाउ एंजाइम separate the product and available for the again binding। And to catalyze न्यू रिएक्शन। तो देखो 4 स्टेप में पूरा एंजाइम मैकेनिज्म काम करता है। सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ में कौन बाइंड करेगा, एक्टिव साइट। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो एक्टिव साइट होती है वो जो सबस्ट्रेट होता है वो इस एंजाइम में क्या है, कुछ चेंजेस करवा देता है, जिसकी वजह से ये जो एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है वो आपस में क्या है, टाइटली बाउंड हो पाए। आफ्टर बाइंडिंग क्या हो जाता है, जो एंजाइम है वो नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड को तो क्या करेगा, तोड़ेगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फाइनली क्या हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये जो एंजाइम अपन ने अलग किया है ना, वो अब आगे कोई सी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कभी भी एंजाइम रिएक्शन में खत्म नहीं होते हैं, वो अगेन अगेन अपना काम हुआ और वहां से निकल जाते हैं, देन दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसको भी क्या करेंगे, फिर कैटालाइज करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, कैटालाइज करवा देते हैं। लिखो इसको, यहाँ पे याद रख लेना, इसको बोला जाता है लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है ये।
लॉक एंड की थ्योरी या फिर इसी को बोला जाता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा जिस लॉक, कोई भी जो लॉक होता है उसकी खुद की एक स्पेसिफिक क्या होती है, चाबी होती है, उसी से वो खुलेगा, अदरवाइज किसी से भी नहीं खुलेगा। वैसे क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो भी सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर किसी भी एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वही आएगा तभी जाकर के आगे रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए इसको बोला जाता है लॉक एंड की थ्योरी या फिर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, क्योंकि जब इसमें एक्टिव साइट के साथ में वो फिटिंग होती है तो वो किसके द्वारा होती है, इंड्यूस के द्वारा। क्योंकि जो एंजाइम अगर इंड्यूस नहीं होगा तो वो उसकी शेप में चेंज नहीं होगी, और शेप में जब चेंज नहीं होगी तो वो एक्टिव साइट के साथ में सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। देखो एंजाइम के लिए एंजाइम को डिवाइड किया गया है क्लास में, क्लास को डिवाइड किया जाता है सब क्लास में, सब क्लास को डिवाइड किया जाता है सब क्लास में, और सब क्लास को डिवाइड किया जाता है, ज्यादा मस्ती आ रही है क्या? वैरायटी ऑफ एंजाइम या फिर नंबर ऑफ एंजाइम। ठीक है, किसी भी एंजाइम के लिए अपन 4 डिजिट का नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1121, समझ में कहां से आएगा, तुम तो बातें करते रहते हो। 1121 यहाँ पे जो ये फर्स्ट डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को। टोटल जो क्लास होती है वो टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। सब क्लास हो सकती हैं 4 से लेकर के 13 तक। तो क्लास नंबर फर्स्ट है और सब क्लास भी कौन सी है, फर्स्ट है, और सब क्लास कौन सी है, सेकंड। और ये क्या है, नंबर ऑफ एंजाइम या फिर वैरायटी। अगर बात करते हैं एंजाइम की कितनी क्लास होती है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। यही ट्रिक अगर आप गलती से मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हो तो वहां पे आपको सेम टू सेम ट्रिक मिलेगी एंजाइम को पढ़ने के लिए, ऑथलिल OTHLIL। तो कोशिश करना कि पहुंच पाओ ताकि इस ट्रिक का सम्मान तो बना रहे कम से कम। बाकी तो देखते हैं। OTHLIL, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो क्लास नंबर 1 जो है वो कौन सी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, कभी आपने उसका नाम सुना है रेडॉक्स रिएक्शन का? रेडॉक्स में क्या होता है, किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा। इसलिए एग्जाम्पल आपको जो याद रखने हैं वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और आपको दूसरा याद रखना है डिहाइड्रोजिनेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज इसके एग्जाम्पल होते हैं। काम कैसे करता है आपको पता ही है, इसका नाम में ही काम है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाएगा। अगर किसी भी ग्रुप से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया तो उसका क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक सबस्ट्रेट S है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और एक दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा है, S डैश है। अब अपन ने क्या किया
किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे का रिडक्शन हो गया है, यही तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। क्लास नंबर 2 ट्रांसफरेज। क्लास नंबर 2 ट्रांसफरेज, OTH LIL ऑथलिल। ऑथलिल में O का मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, T का मतलब होता है ट्रांसफरेज। एग्जाम्पल, ट्रांस एमिनेज सोना नहीं है, और दूसरा एग्जाम्पल होता है हेक्सोकाइनेज। एक तो ट्रांस एमिनेज और दूसरा हेक्सोकाइनेज। ट्रांसफरेज नाम में ही काम है, एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। देखिए इधर ये एक सबस्ट्रेट है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये अपने पास में दूसरा सबस्ट्रेट है। कोई भी ये एंजाइम आएगा और क्या कर देगा, इस फंक्शनल ग्रुप का क्या कर दिया है दोस्तों, ट्रांसफर कर दिया है। देखो पहले किसके साथ में था, ये S के साथ में, अब किसके साथ में हो गया है, S डैश के साथ में। बताओ क्या हो गया है, ट्रांसफर ऑफ, अरे बोलो ना, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लास नंबर 3 कौन सी वाली है, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रो टर्म यूज किया जाता है पानी पानी के लिए, किसके लिए, पानी पानी के लिए, वाटर के लिए, किसके लिए, पानी के लिए। इसमें सारे के सारे, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर एग्जांपल, प्रोटीन को तोड़ने वाले को बोला जाता है प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने वाले को बोला जाता है लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो हाइड्रोलेजेस है वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, OTH LIL लाइसेज। कौन सा है, लाइसेज। ये भी क्या होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे। इसमें भी क्या हो रहे थे, बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, लेकिन किसकी वजह से, हाइड्रोलाइसिस की वजह से। इसमें भी बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, लेकिन विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। और इसकी एक और खास बात होती है, इसमें क्या बन जाते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंगल बॉन्ड लाइए और डबल बॉन्ड पाइए। देखिए कैसा होता है, एक है X और एक है Y। ये किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़े हुए हैं, और किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में पता है क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाते हैं, और XY अलग अलग हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल है कौन सा, एल्डोलेज। कौन सा लेज, एल्डोलेज। कितने क्लास हो गई है, 4 क्लास। OTS LIL ऑथलिल, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइसेज, और क्लास नंबर 5 है, नाम तो सुना ही होगा, आइसोमरेज। अभी बोला ना,
नाम तो उसका केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो ना, ऑप्टिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर, सुनते हो ना नाम। तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ आइसोमर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं इसमें, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमर। एग्जाम्पल बोल दूं, एग्जाम्पल याद रखिए, हेक्सो आइसोमरेज और दूसरा होता है म्यूटेज। क्लास नंबर लास्ट एंड 6, दैट इज लेगासेज। लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब जोड़ना, लाइगेशन का मतलब तोड़ना, और लाइसिस का मतलब तोड़ना। जोड़ना, लाइगेट करना, और लाइसिस मतलब तोड़ना। इससे पहले जो पढ़ा है ये कौन सा है, लाइसिस है। अपन ने क्या किया है, बॉन्ड को तोड़ा है, अरे सिंगल बॉन्ड को तोड़ा है और नया बॉन्ड बनाया है लाइसेज में। और लेगासेज में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। टू कंपाउंड ज्वाइनिंग हो जाती है, दो कंपाउंड की क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। और बोल दो इसके एग्जाम्पल में, डीएनए, लाइगेज या फिर लिगासेज। डीएनए को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, डीएनए लाइगेज बन जाता है। तो देखिए एंजाइम के नोमेनक्लेचर में हमें क्या याद रखना है, टोटल क्लास कितनी होती है, 6 क्लास। 6 क्लास के अंदर क्या आ जाती है, सब क्लास। सब क्लास के अंदर सब क्लास, और सब क्लास के अंदर क्या आ जाती है, उसके नंबर और वैरायटी। टोटल एंजाइम को लिखा जाता है 4 डिजिट से। फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लास को। सेकंड डिजिट सब क्लास को। तीसरी डिजिट और फोर्थ डिजिट उसका नंबर या फिर उसकी वैरायटी को करती है। समझ गए क्या, ये होता है एंजाइम का नोमेनक्लेचर। कॉपी करो। हो गया था ना।